Hello everyone. In this lecture, we will be discussing about different kinds of democracy. Democracy means rule by the people. People, on their own behalf, elect their representatives, and representatives, on the behalf of people, make laws, and ultimately, they are responsible to the people. According to historical and traditional viewpoint, democracy can be divided into two parts: direct and indirect democracy. Similarly, according to economic system perspective, it can be divided into two parts: communistic or people's democracy and capitalistic or liberal democracy. To start with direct democracy. डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ओल्डेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। इसमें लोगों की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, और जैसे प्लान बनाना, बजट को प्रिपेयर करना, और जो गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट्स होती है उनमें लोगों की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है ग्रीक सिटी स्टेट में फेमस हुआ था, और उसके बाद धीरे धीरे बाकी कुछ देशों में भी उस दौरान देखने को मिलता था, जिसमें लोग एक ही जगह पे इकट्ठे होते थे और डिफरेंट इश्यूज को डिस्कस करते थे। तो इसमें क्या होता है कि पहली बात कि हर एक को सिटीजनशिप का राइट नहीं होता। जैसे स्लेव्स होते हैं, वुमेन होती हैं और फॉरेनर्स होते हैं, उनको सिटीजनशिप के राइट से दूर रखा जाता है। और प्रेजेंट टाइम में आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी, सिवाय स्विट्जरलैंड के 5 कैंटोन्स को छोड़कर। तो कौन-कौन से डिवाइसेस होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के? फर्स्ट इज द प्राइमरी असेंबली और लेट्सजीमेंट। इसमें क्या होता है कि एक बड़े ओपन प्लेस पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज को वो डिस्कस करते हैं, और इसमें जो सुप्रीम पावर होती है वो असेंबली के पास होती है। सेकंड, रेफरेंडम। रेफरेंडम मीन्स कि लोग अपने व्यूज को सभी के समक्ष रखते हैं, यानी कि जनमत संग्रह जिसको बोलते हैं। रेफरेंडम को फर्दर दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं: कंपल्सरी रेफरेंडम और ऑप्शनल रेफरेंडम। कंपल्सरी रेफरेंडम हमें देखने को मिलता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, और ऑप्शनल रेफरेंडम होता है कि जब लोग डिमांड करें। उसके लिए जरूरी होता है कि 50,000 वोटर्स या कम से कम 8 कंटोन्स इसकी डिमांड करें, तो तब हमें ऑप्शनल रेफरेंडम देखने को मिल सकता है। और थर्ड है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में लोगों की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाता है कानून बनाने का, और लोग कैसा कानून चाहते हैं ये लेजिस्लेचर को उसका एक शेप, मतलब एक्चुअल फॉर्म उनको बता देंगे, और जो लेजिस्लेचर होगा वो अल्टीमेटली इसको जस्ट अप्रूवल देगा। और जो इनिशिएटिव होता है इसको भी दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फॉर्मुलेटिव इनिशिएटिव और दूसरा होता है अनफॉर्मुलेटिव इनिशिएटिव। फॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव में जो लोग होंगे वो कैसा बिल चाहते हैं वो प्रॉपर एक फॉर्मुलेट करके लेजिस्लेचर के सामने रखेंगे। अगर हम बात करें अनफॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव की, तो वो उसमें एक जिसको बोलते हैं कि ड्राफ्ट तैयार करके लेजिस्लेचर को दे देंगे कि कैसा वो बिल चाहते हैं, उसके आसपास का एक आइडिया, एक कंसेप्ट गवर्नमेंट तक अपना पहुंचा देंगे। देन प्लेबिसाइड। जो प्लेबिसाइड होता है ये भी जनमत संग्रह की तरह ही होता है, पर इसमें ये जो मेन डिफरेंस होता है कि प्लेबिसाइड में सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज को ही डिस्कस किया जाता है। प्लेबिसाइड दो लैटिन के वर्ड से मिलके बना है। प्लेबिस मीन पीपल एंड सिटियम मीन्स ऑर्डर, यानी कि लोगों का ऑर्डर। देन है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल में क्या होता है कि जो लोग होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉल करते हैं, उनको रिमाइंड करवाते हैं कि जो उन्होंने वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कौन कौन से मेरिट्स होते हैं? फर्स्ट इज बेस्ड ऑन पॉपुलर सोवरेनिटी, यानी कि जो सुप्रीम पावर होती है वही डिसाइड करती है कि किनके हाथ में पावर रहेगी। और ये भी बोल सकते हैं कि इसमें जो पब्लिक ओपिनियन होती है उसको सुप्रीम रखा जाता है कि वो लोग कौन सी पॉलिसी चाहते हैं गवर्नमेंट से, वैसी पॉलिसी गवर्नमेंट
तैयार करती है। तो इन केस अगर वो चाहते हैं कि चेंज कुछ, तो वो चेंज भी हो सकता है। देन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपको वोटर्स और लेजिस्लेचर में एक डायरेक्ट लिंक या डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है, जो शायद इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में कहीं न कहीं मिस होता है। और जब लोग डायरेक्टली डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन अपनी दिखाएँगे, तो उनकी जो पॉलिटिकल एजुकेशन होगी, उनका पॉलिटिकल सोशलाइज़ेशन होगा, कंपेयर टू इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर लोग खुद कानून बनाएँगे, तो उसके चांसेस भी ज़्यादा होंगे कि लोग उसको ओबे अच्छे से करें। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये भी होता है कि लोग अच्छे से अपने लेजिस्लेचर को देख सकते हैं, उनके कामकाज को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हैं। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ये भी फ़ायदा है कि यहाँ पर डेडलॉक की सिचुएशन बहुत ही कम होती है। डेडलॉक की सिचुएशन अक्सर हम देखते हैं कि कई बार बिल लोकसभा से पास हो जाता है और राज्यसभा से पास नहीं होता। और जब डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे रेफरेंडम का प्रोसीजर होता है। तो वहाँ पर बहुत ही कम चांसेस होंगे कि डेडलॉक वाली सिचुएशन होगी, और इन केस अगर होती भी है, तो वहाँ पे लोग खुद ही उसका सॉल्यूशन ढूँढ लेंगे। देन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों के हितों की बात को सबसे ऊपर रखा जाता है। यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरेस्ट साइड पे हो जाएँगे, क्योंकि फर्स्ट हैंड यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन होती है लोगों की। देन यहाँ पर जो बैड इफेक्ट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो भी यहाँ पर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, और उसके चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि लोगों की डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी है साथ में। और जब लोग खुद ही अपने लिए कानून बना रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो रेवोल्यूशन के चांसेस हैं, वो बहुत ही कम हो जाते हैं। ये तो सारे फ़ायदे हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, पर इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं कि अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है, तो इसके कारण जो विधानमंडल है, लेजिस्लेचर है, उसकी एक जो प्रेस्टीज है, वो धीरे-धीरे कम हो जाएगी। लोगों की नज़र में उसका सम्मान कम हो जाएगा। फिर ये भी समझा जाता है कि हर एक व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं होती, इतनी काबिलियत नहीं होती कि वो लॉ मेकिंग प्रोसेस को अच्छे से समझ सके और कानून बनाने का काम कर सके। और ये भी समझा जाता है कि अगर हम प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन देखना चाहते हैं, तो उनको इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए आज़ाद छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे कंज़र्वेटिव व्यू पॉइंट वाले लोग भी होंगे। तो अगर वो अपनी उनकी प्रेज़ेंस के कारण हो सकता है कि जो प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेने पड़ते हैं लेजिस्लेचर को, वो लेने में असमर्थ महसूस करें। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एक्सपेंसिव सिस्टम भी समझा जाता है। इसको जस्ट लाइक एक व्हाइट एलिफेंट की तरह समझा जाता है। और कई बार ऐसा भी देखने को हमें मिल सकता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कि कानून को ऑपोज़िशन के कारण कुछ लेमलेस एक्सक्यूज़ेज़ देके डिले किया जाए। और जो रेफरेंडम होता है, अगर हम बोलें कि जैसे पब्लिक ओपिनियन होती है, तो वो हर बार सही होगी, ये भी ठीक नहीं होता। और कुछ अ, डिफेक्ट्स भी होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो वो जो डिफेक्ट्स होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में उभर के सामने आते हैं, और लेजिस्लेचर के जो वर्किंग होती है, उनके लिए दिक्कत का काम कर सकते हैं। देन इनडिफरेंट एटीट्यूड हो सकता है लोगों का। अगर वो फ्रीक्वेंटली रेफरेंडम देखेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे, तो हो सकता है वो धीरे-धीरे पॉलिटिक्स से उब जाएँ। देन हम बात करेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। तो प्रेज़ेंट ऐज में सबसे ज़्यादा जो फ़ेमस कांसेप्ट है, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही है, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। इसमें क्या जो लोग होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद इलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज़। तो अल्टीमेटली जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो भी लोगों को ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम बात करें कि कौन-कौन से देश हैं जहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फेमस है, तो इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल्स हैं। और जीएस मिल जो हैं, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के फ़ेवर में एडवोकेट हैं इनडायरेक्ट
डेमोक्रेसी के। देन कम्युनिस्टिक और पीपल्स डेमोक्रेसी। 20th सेंचुरी में हमें कम्युनिस्टिक डेमोक्रेसी देखने को मिली, और प्रेजेंट टाइम में हमें चाइना में ये कम्युनिस्टिक डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, और नॉर्थ कोरिया भी इसी की एक एग्जांपल है। यहाँ पर इकोनॉमिक सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी जाती है लोग, और इनका जो मेन जो टास्क होता है वो होता है कि सोशलिज्म को प्रमोट करें। और साथ ही साथ यहाँ पर अ, जो डिसेंट्रलाइजेशन वाला कंसेप्ट होता है वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता। यहाँ पर आपको सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर ओपोजिशन को टॉलरेट नहीं किया जाता, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात भी नहीं की जाती, यहाँ पर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, और मीडिया भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो भी स्टेट के ही कंट्रोल में होता है। और नेक्स्ट है कैपिटलिस्टिक और लिबरल डेमोक्रेसी। तो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और मेनली ये इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका और जापान में फेमस है। और इसमें आपको प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। इकोनॉमिक लिबर्टी को, सिविल लिबर्टी को, पॉलिटिकल लिबर्टी को प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पर आपको रूल ऑफ लॉ देखने को मिलेगा, रूल ऑफ मेजोरिटी देखने को मिलेगा, जुडिशरी जो होती है वो इंडिपेंडेंट काम करते हुए देखने को मिलती है। हालांकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर इकोनॉमिक सिक्योरिटी की श्योरिटी नहीं दी जाती, और कहीं ना कहीं जो पावर होती है वो सेंट्रलाइज होती है टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको हम बोल सकते हैं कि कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में ही पावर सेंट्रलाइज होती है। और आगे हम बात करेंगे कि मेरिट्स क्या क्या होते हैं डेमोक्रेसी के। तो फर्स्ट इज कि जो गवर्नमेंट होती है बेस्ड ऑन द विल एंड कंसेंट ऑफ द पीपल, क्योंकि इलेक्शन होते हैं फिक्स टाइम पीरियड के बाद, और लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं। और जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो लोगों के भले के लिए काम करते हुए देखने को आपको मिलेंगी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अच्छे से आपको काम करते हुए देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर पॉलिटिकल एजुकेशन भी लोगों के बीच अच्छी क्वालिटी वाली देखने को मिलती है, क्योंकि जब ड्यूरिंग इलेक्शन आपको पता है कि कैंपेन्स चलती हैं, तो उस दौरान लोगों की अच्छे से पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होती है, पॉलिटिकली एजुकेट होते हैं, फिर चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, स्टेट लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो। और गवर्नमेंट जो होती है उसका जो बेस होता है वो होता है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोवाइड करवाना, फ्रीडम टू मूव ऑल ओवर द कंट्री उनको प्रोवाइड करवाना, वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी खुद फॉर्म कर सकते हैं, उनके जो डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में उसको कैसे दूर किया जाए, इसके ऊपर हमेशा से काम होता है डेमोक्रेसी में। देन यहाँ पर जो रेवोल्यूशन के चांसेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं। उसका सिंपली कारण ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा ही इलेक्ट हुई है। तो जब लोगों ने खुद ही गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है तो रेवोल्यूशन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और कैपिटलिस्ट स्टेट्स को हम एक ओपेक स्टेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ओपेक स्टेट का मतलब है जहाँ पे रेवोल्यूशन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कम्युनिस्ट स्टेट की, तो वहाँ पर चांसेस रेवोल्यूशन के हमेशा से ही ज़्यादा रहते हैं। और डेमोक्रेसी में आपको ये भी देखने को मिलता है कि लोगों में पैट्रियोटिज्म की फीलिंग को प्रमोट किया जाता है। डेमोक्रेसी में लोग ऐसा फील करते हैं कि गवर्नमेंट उनकी अपनी है, और इन केस अगर कोई गवर्नमेंट का लॉस होता है तो उनको लगता है कि जैसे उनका खुद का कोई अपना लॉस हुआ है। और ये भी देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अच्छे से काम करते हुए आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, और जो अल्टीमेटली जो काम होता है, जो वर्किंग होती है डिपार्टमेंट्स की, वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही चलती है, एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा ही चलती है। और साथ ही साथ क्योंकि जो इसमें पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं, तो इसमें लोगों का विश्वास भी बना रहता है। द नेक्स्ट पॉइंट,
सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। डेमोक्रेसी में आपको हमेशा से ही सोशल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होते हुए देखने को मिलते आएँगे। अगर हम बात करें पुराने टाइम की, तो बहुत सारी सोशल इविल्स होती हैं थी, जो आज के समय में दूर हो चुकी हैं, और गवर्नमेंट्स की हमेशा से कोशिश रहती है कि कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाएँ, ताकि जो वाइड स्केल पे डिस्पैरिटी है अमंग पीपल, उसको कैसे खत्म किया जाए। साथ ही साथ पॉलिटिकल इन लिबर्टी लोगों को कैसे प्रोवाइड करवाई जाए। और डेमोक्रेसी है कि ये भी डेमोक्रेसी में ये भी एक चीज़ देखने को मिलती है कि लोग अच्छे से जो कानून होते हैं उनको फ़ॉलो करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है, अगेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो लोगों ने खुद ही चुने होते हैं, इसलिए उनको उनकी बात मानना काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट, इट ब्रिंग्स द स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। क्योंकि डेमोक्रेसी में लगता है कि सारे लोग अब फ़ील करते हैं कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है। लोग ही रूलर्स होते हैं, और लोगों के ऊपर ही रूल किया जाता है। यानी कि वो खुद ही रूलर्स हैं, और खुद ही वो अपने ऊपर रूल कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उनका डेमोक्रेसी के ऊपर एक विश्वास बन जाता है, और अल्टीमेटली वो क्या होता है कि फीलिंग ऑफ यूनिटी वाली उनके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन। तो जो डेमोक्रेसी है वो हमें सिखाती है कि कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, कैसे सैक्रिफाइसेस करने हैं, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें हमें डेमोक्रेसी में देखने को मिलती हैं। देन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी हमेशा से ही लोगों के जो राइट्स होती है उनको प्रोटेक्ट करती है, उनकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती है। जैसे हम बात करें, राइट टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड व्यूज, राइट टू असेंबल, राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पब्लिक ऑफिस एटसेट्रा। और ऐसे ही लोग अपने जो इक्वल वेजेस होते हैं वो भी उनको मिलते हैं। राइट टू लेजर हो गया, अगर राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, तो हर एक चीज़ उनको डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है। अच्छे से वो इसको एन्जॉय कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक दिस गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक क्रिटिसिज्म। तो डेमोक्रेसी में आप ये भी देखोगे कि लोगों के पास इतना राइट होता है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। उनको लगता है कि अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही, और अगर कोई पॉलिसी है जो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुई, या उसमें कुछ खामियाँ हैं, तो वो अपना रोष ज़ाहिर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग ऑफ नेशनल कैरेक्टर। गवर्नमेंट की जो सक्सेस होती है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि वहाँ के लोगों की जो कैरेक्टर है, नेशनल कैरेक्टर ऑफ द पीपल, वो कितना स्ट्रांगली बिल्ड हुआ है। और डेमोक्रेसी लोगों को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है जहाँ पर उनका जो कैरेक्टर है वो हाई लेवल पे जाके डेवलप होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। तो अगर हम दूसरों के विचारों को, दूसरों के व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट करते हैं, उनके व्यू पॉइंट को दबाने की कोशिश नहीं करते, तो ऐसे में एज़ अ होल सोसाइटी ही पूरी ग्रो करते हुए हमें देखने को मिलेगी। तो ये थे, हमने डेमोक्रेसी के मेरिट्स डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में क्या है कि गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है जो क्वांटिटी वाइज़ हमारे सामने आती है, नॉट क्वालिटी वाइज़।
अगर मान लो 51 जो नंबर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी गई है, अगर 51 ने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वोट कर दी और 50 जो इंटेलिजेंट्स होंगे, उन्होंने दूसरी डायरेक्शन में वोट कर दी। पर यहाँ पे क्योंकि रूल ऑफ मेजॉरिटी होता है, जो 51 ने बोला होगा, उसी को सही मान लिया जाएगा। देन सेकंड पॉइंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अननेचुरल इक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि भई गॉड ने ही सभी को इक्वल नहीं बनाया। अगर हम सभी को इक्वल करने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ द नेचर। हम जो कुदरत का कानून है, उसके अगेंस्ट जाके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ कल्ट ऑफ इनकम्पिटेंस। इस पॉइंट में ये बोला गया है कि देखो, कोई भी इंडिविजुअल ऑल इन ऑल नहीं हो सकता, यानी कि वो हर एक चीज़ में स्किल्ड नहीं हो सकता है। ऐसे ही जो हमारे एमपीज़ या एमएलएज़ होते हैं, वो हर एक चीज़ में स्किल्ड नहीं होते। पर जब हम उनको हर एक काम के लिए कानून बनाने का अधिकार सिंपली उनको दे देते हैं। यानी कि वो हर एक चीज़ के लिए वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी में आपको पता है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपको इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो ह्यूज अमाउंट इज स्पेंट ऑन इलेक्शंस। तो जैसे इंडिया में 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, बट इन केस अगर गवर्नमेंट इन बिटवीन भी डिसॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती है, तो फिर दोबारा से इलेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो जब ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट होता है, तो बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर पैसा खर्च होता है। और साथ ही साथ जो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है, वो अनस्टेबल भी होती है। क्योंकि इलेक्शन से पहले कई बार एक पार्टी के साथ दूसरी बाकी पार्टियाँ मिलके कोalition करती हैं और इलेक्शन लड़ती हैं। जब वो इलेक्शन जीत के अ, सत्ता में आते हैं, तो वो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, वो अ, पार्टियाँ बाद में अलग हो जाती हैं। तो ऐसे में जो स्टेबिलिटी है डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट्स की, वो बहुत ही कम हो जाती है। और कई बार ऐसे भी देखने को होता है कि कई जैसे कि एक पर्टिकुलर पार्टी को 50% सीट्स चाहिए होती, पर एक पार्टी 50% सीट नहीं जीत पाती, और जब दूसरों से सहारा लेते हैं इलेक्शंस के बाद, तो ऐसी कोalition वाली गवर्नमेंट भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाती। नेक्स्ट पॉइंट, बैड इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज मेनली जो उनका चीफ रोल होता है कि नेशनल इंटरेस्ट को उनके द्वारा प्रमोट किया जाए, और अगर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है तो उसको खत्म किया जाए। पर आज के समय में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका रोल काफी नेगेटिव देखने को मिलता है। वो अपने नैरो इंटरेस्ट को पूरे करने की ओर लगे रहते हैं। उनकी जो प्रायोरिटी होती है कि वो कैसे सत्ता में आए, उसी के ऊपर हमेशा केंद्रित रहते हैं। तो ये भी डेमोक्रेसी का एक नुकसान हमें देखने को मिलता है। देन डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजॉरिटी। कई बार ऐसे भी सिचुएशन आती है कि जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, वो डिक्टेटरशिप करना शुरू कर देती है। जो माइनॉरिटी पार्टीज होती हैं या ओपोजिशन पार्टीज होती हैं, उनकी आवाज़ को नहीं सुनते। देन इट लोअर्स द मोरल स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल।
पॉलिटिशियन सत्ता में आने के लिए लोगों के साथ झूठे वादे करते हैं और अल्टीमेटली जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो वो अपने वादों को, प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर पाते। तो इससे क्या है, कहीं न कहीं जो मॉरल स्टैंडर्ड है लोगों का, वो कहीं न कहीं डिग्रेड हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नॉट गवर्नमेंट ऑफ ऑल। तो डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिलता है कि अगर हम देखते हैं कि 100% की बात करते हैं तो उनमें से 60 टू 70% ही लोग वोट करते हैं। और हमें आज के टाइम में 8-10 कैंडिडेट नॉर्मली हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो जो कैंडिडेट जीत के आता है वो मुश्किल से 20 से 25 या 30% ही वोट अ, उसके फ़ेवर में वोट डलती हैं। तो ऐसे में अगर हम बोलें कि ये सभी लोगों ने, उस एरिया के लोगों ने उसको फ़ेवर किया है, तो ये भी कहीं न कहीं गलत होगा। मुश्किल से जो बंदा 20 से 25% वोट ले रहा है, वो फाइनली 100% को रूल करता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ ऑल कहना भी गलत हो सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द रिच। तो डेमोक्रेसी में आप देखोगे कि जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, दे आर दे बिलॉन्ग टू कैपिटलिस्ट क्लास। अगर हम बात करें जो आम लोग होते हैं देश के, उनको तो अपनी बेसिक नीड्स के बारे में ही हमेशा सोचने में आप देखोगे कि उनको फुर्सत ही नहीं मिलती। उन मतलब अपनी फैमिली को वो कैसे चलाएँगे, हमेशा उनका ध्यान उसी की तरफ रहता है। तो ऐसे में जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो इस पे अपना कंट्रोल, होल्ड हमेशा के लिए बना के रखते हैं। तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द रिच। नेक्स्ट पॉइंट, वीक गवर्नमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के दौरान ऐसा माना जाता है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए। जैसे मान लो देश में इमरजेंसी लगी है, उसके 2 कारण हो सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। जब कारण के एक्सटर्नल रीज़न के कारण इमरजेंसी लगी है, तो उस दौरान हमें ये चाहिए कि गवर्नमेंट क्विक एक्शन ले। तो अगर जो अपर हाउस और लोअर हाउस है वो इमीडिएटली सपोर्ट नहीं करता, तो हो सकता है डिले हो जाए डिसीजन में। ऐसे में वो दूसरे देश से हार का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये भी माना जाता है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग, पावरफुल साबित नहीं हो पाती। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिक्स बिकम अ प्रोफेशन। आज के दौर में लोग पॉलिटिक्स को एक प्रोफ़ेशन की तरह अडॉप्ट करके बैठ चुके हैं। पुराने टाइम में ये बोला जाता था कि ये एक सेवा होती है राजनीति, पर आज के समय में लोग हमेशा के लिए अपना होल्ड बना के रखते हैं, बाद में वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही पास वो पावर को रखने की पूरी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट वीकन्स नेशनल यूनिटी। तो जब अ, इलेक्शंस होते हैं, ड्यूरिंग द इलेक्शन और बिफोर द इलेक्शन, तो कई बार जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो इलेक्शन जीतने के लिए अलग-अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रीजनलिज़्म को प्रमोट करते हैं, कास्टिज़्म को प्रमोट करते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो देश की जो यूनिटी होती है, उसके लिए ये चीज़ें सारा खतरा बन जाती हैं। और कई बार तो ऐसी स्टेटमेंट्स भी पॉलिटिशियंस के द्वारा हमें सुनने को मिलती हैं, जो अल्टीमेटली रॉयट्स को प्रमोट करती हैं। दंगे प्रमोट होते हैं उनकी स्टेटमेंट्स के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ वोटर्स। तो पॉलिटिशियंस अगर कंटिन्यूअसली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनको टेम्प्ट किया जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा, तो हो सकता है वो राजनीति से दूर होने की कोशिश करें। सो दिस इज़ ऑल डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो एट द एंड हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हमने बहुत सारी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात की है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, चाहे डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है या मोनार्की सिस्टम होता है या लिबरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है। तो जब हम सभी को कंपेयर करते हैं तो हमें एक ही डेमोक्रेसी सबसे ऊपर अच्छे से काम करते हुए देखने को मिलती है, वो है
लिबरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, और हर एक तरह के उनको अधिकार दिए जाते हैं। So this is the end of the lecture. Thank you very much.